हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट पढ़ा था और उसमें हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट एंड नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, इन सब के फॉर्मूले बताए थे ना। वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि रिलेशन जो होता है वो दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है ना। जैसे एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। ठीक है। तो डोमेन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। डोमेन डोमेन क्या होता है। डोमेन कह रहे हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट ए which are related to second set B। ठीक। मीन्स फर्स्ट सेट ए के वे एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हो, उन एलिमेंट का अगर हम सेट बना लें, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डोमेन। ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं रिलेशन में हमने देखा है भी है, फर्स्ट सेट ए माना है और सेकंड सेट बी माना है। ठीक है। इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, क्या, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन आर। ठीक है। मीन्स रिलेशन के सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का भी सेट अगर हम बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, डोमेन ही मिलेगा। इस चीज को एक बार एग्जांपल से समझते हैं। आइए, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिया, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2, 3 एंड 4। ठीक। और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 4, 9 एंड 10। ठीक है। इन दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स इन सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स इन सेट बी। ठीक है। मीन्स यहां पे जो रिलेशन है वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसमें सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और साथ ही जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए का होना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो सेट बी का होना चाहिए। ठीक है। तो इस रिलेशन में कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 लें, तो यहां फर्स्ट एलिमेंट ए का काम 2 कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो क्या 4 सेट बी में है, तो आप देखेंगे यहां 4 सेट बी में है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें होगा। ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2,
4। ठीक, सेकेंड एलिमेंट ए का क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 सेकेंड सेट में है, तो इसका भी ऑर्डर्ड पेयर यहां पे होगा 3,9। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट ए का क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16। क्या सेट बी में 16 है तो नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा, और तो एलिमेंट है नहीं ए में। ठीक है, तो रिलेशन में यही दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, फिर यहां से देखिए हमको पढ़ना है डोमेन के बारे में। ठीक है, तो यहां देखिए डोमेन क्या होगा यहां पर, तो जैसा कि यहां लिखा है फर्स्ट सेट ए के वे एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो यहां देखिए ए के कौन से एलिमेंट बी से रिलेटेड है 2 और 3, यही सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो यहां पर डोमेन में क्या आ जाएगा 2,3। ठीक है, ये हो गया। इससे भी देख सकते हैं यही आंसर आएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन आर, मतलब रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दे तो हमको क्या मिलेगा डोमेन मिलेगा। तो यहां देखिए अगर हम यहां पर रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, 3 लेते तो यही आता है ना, तो दोनों ही डेफिनेशन डोमेन की है। ठीक है, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो डोमेन होगा वो सबसेट होगा सेट ए का, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो सेट ए के ही होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, डोमेन इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है आइए देखते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेकेंड सेट बी which are related to सेट ए। ठीक है, मीन्स सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे रेंज कहेंगे। ठीक है, इसे एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट of ordered pair of relation R। ठीक, मतलब रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट का अगर हम सेट बना दे तो हमको क्या मिल जाएगा रेंज मिल जाएगा, या यहां से भी देख सकते हैं बी के वे एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड होंगे उनका सेट बना लें। तो इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर यहां आपसे पूछा जाए रेंज क्या होगी बेटा, तो आप कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट का सेट बनाए तो रेंज मिलेगा। तो यहां क्या है 4 and 9, तो आपको मिल जाएगा 4 and 9, ये आपका क्या हो गया रेंज हो गया। ठीक है, यहां भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसी तरह कि रेंज जो होगा वो क्या होगा सबसेट ऑफ सेकेंड सेट बी। ठीक, जो भी रेंज होता है वो हमेशा सेकेंड सेट का क्या होगा सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, थर्ड चीज है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है
आइए देखते हैं। कोडोमेन, कह रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ ए रिलेशन is called कोडोमेन। ठीक है, मीन्स रिलेशन में जो सेकंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट का सेट ही कोडोमेन कहलाता है। यहां देखिए सेकंड सेट क्या है, बी है, जिसमें ये एलिमेंट है, तो इस बी वाले सेट को ही क्या कहा गया है, कोडोमेन। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल के आता है, जैसे यहां हमने बताया कि रेंज सबसेट है बी का, और बी को ही क्या कहा गया है, कोडोमेन। तो हम कह नहीं सकते यहां से कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, और इनके बीच में क्या रिलेशन है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, तो देखिए, इफ नो एलिमेंट of first set A is related to no element of B। ठीक है, मीन्स अगर रिलेशन में फ्रॉम ए टू बी ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, है कि नहीं। अगर कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा ए और बी के बीच के एलिमेंट में, तो क्या होगा, एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ही नहीं, और ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज स्मॉलेस्ट रिलेशन, मीन्स जितने भी टाइप के रिलेशन हम पढ़ेंगे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होता है वो एम्प्टी रिलेशन होता है। ठीक है, सेकंड चीज, सेकंड रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, इफ या इन ए रिलेशन
are from A to B every element of set A is related to every element of B. ठीक है, मीन्स एक रिलेशन ए टू बी में ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से अगर रिलेटेड है तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे इस चीज को एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2 3, ठीक। सेकेंड सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, ठीक। छोटा सा ही सेट डिफाइन कर रहे हैं यहां पर। इनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी in which small a belongs in set A and small b belongs in set B। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। तो यहां पे कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे देखो, तो यहां देखो, अगर हम सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 लेंगे तो ये देखो इन सबसे स्मॉल है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 4 2 5 2 6। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट ए का क्या है 3 3 भी सबसे स्मॉल है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, यहां पर भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जिस तरह से इम्पटी रिलेशन स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है उस तरह से ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा के लिख रहे हैं। यूनिवर्सल रिलेशन इज ए लार्जेस्ट रिलेशन। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो थर्ड हेडिंग डाल लीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहा गया बेटा, तो इसका डेफिनेशन है ए रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स रिलेशन सेट ए मीन्स आर फ्रॉम ए टू ए is identity relation if every element of set
A of set A is related to itself only. इस बात को याद रखिएगा, यहां पे एक ओनली शब्द लगा दिए हैं। ओनली का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जो दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे यहां एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और इसी पे एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन आर इज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच डेट ए इक्वल टू बी ना, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स इन ए। ठीक है, दोनों एलिमेंट ए के होने चाहिए और साथ ही क्या होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए। तो इस रिलेशन में कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए बी के, तो 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा और 3 3 के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन दूसरे एलिमेंट से हो, सिर्फ अपने आप से ही होना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किसी भी सेट पर आइडेंटिटी रिलेशन कितने होते हैं, हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इसी से कुछ मिलता जुलता है ना, उसे हम यहां लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। फोर्थ है रिफ्लेक्स रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहा गया बेटा, ए रिलेशन ऑन set A is reflexive if every element of set A is related to itself and can be related to other element। ठीक है, मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ए का हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड होगा ही, साथ ही साथ दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी रिलेशन हो सकता है उसका। ठीक है, मीन्स इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे
जिनका रिलेशन खुद से ही होगा, ठीक है, दूसरों से नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में अपने के साथ तो होना चाहिए रिलेशन, साथ ही साथ दूसरे का भी हो सकता है, नहीं होगा तब भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन होगा तो भी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। लेकिन ये वाली कंडीशन जरूर होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए, ठीक है। इस बात का नोट करके रखिएगा ना। जैसे हमने मान लो एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आर है जिसमें एलिमेंट आया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, साथ ही 1 2 भी आ गया, ठीक है, या 1 3 भी आ गया। तो यहां पर ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सभी एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड है, साथ ही दूसरे से एलिमेंट से भी रिलेटेड है ना, तो भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और अगर ये नहीं होते, खाली ये होते, तो भी रिफ्लेक्सिव होता ना। तो इन दो डेफिनेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये निकल के आता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन may not be आइडेंटिटी रिलेशन। मीन्स हर एक आइडेंटिटी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव तो होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो इसमें आ ही रही है ना। लेकिन यहां पे रिफ्लेक्सिव में कुछ एक आध रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे होंगे जिसमें ये होंगे जिसका अदर एलिमेंट से रिलेशन होगा, जो इसमें नहीं आएंगे ना। तो जरूरी नहीं है रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी यहां नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या स्टार करके लिखिएगा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट every reflexive relation may not be identity relation। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि क्या सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, तो आंसर होगा यस। लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है, मीन्स किसी सेट ए पर कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम यहां लिख रहे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 2 to the power n माइनस 1, ठीक है। मीन्स किसी सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनाए बनाए जा सकते हैं, 2 to the power n माइनस 1, वेयर n क्या है, वेयर n इक्वल टू
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n है अगर, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं बेटा? 2 to the power n, n minus 1। एक एग्जांपल इस पे कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A equal to 3, then find number of reflexive relation। तो यहां से देखिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 to power 3, 3 minus 1 means 2 to the power 3 into 2, 2 to the power 6। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी सेट पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं? 2 to the power n, n minus 1। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका सिमेट्री रिलेशन। उससे पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, ये चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, जैसे यहां हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ए रिलेशन ऑन ए set of integer is defined by R such that ordered pair of AB A minus B equal to even for every A B belongs in set A। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन किया है, सॉरी इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर पर एक रिलेशन डिफाइन किया है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, जो इस तरह से होना चाहिए कि ए और बी को माइनस करें तो वो इवन होना चाहिए। तो यहां पूछ रहा है इज आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो इसको कैसे चेक करेंगे? देखिए यहां पर हमने कहा था कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर में जो है फर्स्ट एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरे से भी रिलेटेड होना चाहिए ना। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरे से हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका रिलेशन खुद से जरूर होना चाहिए ना। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पर इसको चेक करने के लिए हम अगर यहां लें इफ ए बिलोंग्स इन आर, तो इंप्लाइज दैट ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0 ना। हमने दो एलिमेंट बी की जगह पे भी ए ले लिया और मान लिया वो आर में है। ठीक है, तो ए माइनस ए क्या होगा? 0 होगा। तो क्या ये इसमें आएगा? तो आप बताइए पहले, क्या a माइनस ए करने पे जो 0 आ रहा है ये इवन नंबर है? तो
आप कहेंगे यस सर, जीरो एक इवन नंबर है क्योंकि जीरो इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये क्या है, इवन नंबर है ना, तो ए क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आर इज, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ए रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ triangle is defined by R is equal to ordered pair of AB such that A congruent to B। ठीक है, मीन्स आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं ट्रायंगल के जो क्या होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल ए है और दूसरा ट्रायंगल बी है तो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो यहां से देखिए, इसको चेक करने के लिए जैसे हमने यहां किया था कि सेकंड एलिमेंट को भी हमने ए मान लिया था ना, और चेक किए थे कि रिलेशन लगाने पे क्या वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो रिलेशन में दे रहा है। अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां से देखिए, इफ ए बिलोंग्स इन आर तो इंप्लाइज दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ठीक है, मीन्स अगर दोनों एक ही ट्रायंगल है तो क्या कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ए बी नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू ए। ठीक है, तो क्या कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो आप कहेंगे यस सर, हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यस आर इज रिफ्लेक्सिव। आगे बात समझ में, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा होता जो रिलेशन में कह रहा है, बी की जगह पे हम ए रखते और रखने पर अगर वो जो रिलेशन में कंडीशन कह रहा है वो फॉलो नहीं करता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लेकिन यहां हम देख रहे हैं दोनों में कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ गए, उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, सिमेट्री रिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इसे भी ध्यान से देखते हैं बेटा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक if
AB belongs in R implies that BA belongs in R। ठीक है, मीन्स अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है AB, तो इसका इंटरचेंज करने पर भी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब B to A रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, क्या, देखिएगा, इफ A related to B implies that B related to A for every AB belongs in set A। ठीक है, मीन्स वही चीज है कि अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से भी होना चाहिए। इस तरह का अगर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन हम यहां लिख रहे हैं 1 to 2 1, 3 to 2 3। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या ये एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्री रिलेशन है, तो आप कहेंगे यस इट इज ए, यस इट इज सिमेट्री। ठीक, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है ना। लेकिन अगर आपसे यहां पूछा जाए क्या ये आपका 1 2 3 2 2 3 क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप देख के बताइए क्या ये है। तो यहां आप देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। तो यहां लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन because 2 1 does not belongs in relation R। ठीक है, यहां पर जो 2 1 है वो रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां कर लेते हैं, जैसे ए रिलेशन on set of integer defined by R is equal to ordered pair of AB such that A minus B is equal to even for every AB belongs in set A। ठीक है, तो आपसे यहां पूछा जा रहा है इज आर सिमेट्री, सिमेट्रिक, क्या ये आर सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहां देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं इफ ए बी बिलोंग्स इन आर। यहां से हमने माना कि ए बी जो है आर में बिलोंग करता है, तो अगर हम ए और बी पर रिलेशन लगाएं तो इसका क्या मिलेगा हमको, ए माइनस बी इक्वल टू इवन। रिलेशन यही कहता है कि आर में अगर ए बी है तो क्या होगा, ए माइनस बी रिलेशन होगा। लेकिन अगर हम इसका इनवर्स करें, इंटरचेंज कर दे, बी माइनस ए निकालें माइनस कॉमन करके, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा आपका, इवन आएगा।
आएगा कि नहीं? जैसे हम 6 माइनस 4 करें तो हमको क्या मिलता है? 2। लेकिन अगर हम 4 माइनस 6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -2 ना। तो क्या ये 2 इवन नहीं है? तो आप कहेंगे सर 2 तो इवन है ना, प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं है, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इवन आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर अगर उनका सब्ट्रैक्शन इवन आ रहा है तो उनको इंटरचेंज कर देंगे तो भी वो क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं यस आर इज सिमेट्री रिलेशन। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका सिमेट्री रिलेशन। ठीक है, यहां पर भी एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन ऑन ए सेट ए मीन्स किसी सेट ए पर कितने नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन बनाए जा सकते हैं ना। तो नोट करिएगा, एक बार हम इसको इरेज कर दें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 2 to पावर n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन होता है। और जहां पर n क्या है आप लोग जानते होंगे, पिछले वाले फॉर्मूले में भी हमने ये लिखवाया है, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके बीच में नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन कितने बन सकते हैं? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ना। इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4 देन फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन। ठीक, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन यहां कितने बनेंगे? तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल टू 2 to पावर n की जगह पे कितना रख देंगे बेटा? 4। तो यहां 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन में 2। 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 to पावर 2 इंटू 5 मीन्स 2 to पावर 10। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, एक मिनट रुक जाते हैं, इसके बाद कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। एक पॉइंट और नोट करिएगा, यहां पर आपसे पूछा जाए क्या जो इम्पिटी रिलेशन था, फर्स्ट रिलेशन आपको बताया था इम्पिटी रिलेशन ना, तो क्या वो सिमेट्री रिलेशन होगा? तो देखिए सिमेट्री रिलेशन जो है वो एक कंडीशन बेस रिलेशन है कि नहीं? जैसे यहां पे क्या कहा गया, सिमेट्री रिलेशन किसे कहा जाएगा? इफ ए बी बिलोंग्स इन सेट ए इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स इन सेट ए ना। मीन्स
अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में आता है और बी ए भी रिलेशन में आता है तो वो क्या होगा, सिमेट्री रिलेशन होगा ना। तो अगर एक रिलेशन है जिसमें 5 एलिमेंट है, मीन्स एलिमेंट है ही नहीं, इम्पटी रिलेशन है ना, तो क्या ये सिमेट्री रिलेशन होगा? तो अगर कोई है ही नहीं तो यानी कि ये कंडीशन फॉलो करेगा ना। इस चीज को बात समझिएगा, कोई भी रिलेशन अगर कंडीशन है ना, कंडीशनल बेस है, तो उसको अगर हम 5 पे लगाएं या किसी सेट पे लगाएं ना और वो फेल कर जाए, मीन्स अप्लाई ना हो, तो भी हम कहेंगे कि वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। जैसे यहां 5 है मतलब कुछ नहीं है, अगर होता तो उसका हो सकता है होगा, हम मान सकते हैं ना कि ए बी है तो बी ए होगा, अगर होता तो ना, नहीं है तो भी हम मान सकते हैं ना। तो यहां पे कह रहे हैं इट सेटिस्फाइड कंडीशन बिकॉज टेस्ट इज फेल ना। यहां पर टेस्ट फेल हो गया, इम्पटी रिलेशन है तो कंडीशन लगा नहीं पा रहे हैं ना, और लगा नहीं पा रहे हैं तो भी हम मान सकते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हम यहां से कहेंगे यस आर इज सिमेट्री रिलेशन। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि अगर रिलेशन इम्पटी रिलेशन है तो वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप लोग नोट करते चलिएगा और 3-4 बार उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 6 है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहा गया, तो डेफिनेशन सुनिएगा, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ट्रांजिटिव if AB belongs in A and BC belongs in A implies that AC belongs in A। ठीक है, मीन्स यहां पे ए नहीं, रिलेशन आर होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन आर में है और साथ ही साथ बी सी भी आर में है, मीन्स फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर के सेकंड एलिमेंट को लेकर भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसको एक तरह से और भी हम कह सकते हैं, इफ A related to B and B related to C implies that
A related to C for every A, B, C belongs in set A। ठीक है, कहने का मतलब एक बार ध्यान से समझिएगा, A का रिलेशन B से हो और उस B का रिलेशन किसी थर्ड एलिमेंट C से हो, तो वहां पर फर्स्ट एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से भी रिलेशन वाला ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आया 1 2 2 3, ठीक, और 1 3, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो आप कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहां देखिए 1 2 है और 2 3 है, तो यहां फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों कॉमन है, तो इनको हटाकर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट का भी ऑर्डर्ड पेयर 1 3 यहां पर है ना, तो हम कह सकते हैं आर क्या है आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब यहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलिएगा। जैसे अभी सिमेट्री रिलेशन में बताया था, फाई इज ए सिमेट्री रिलेशन। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनल बेस था ना। यहां पर भी देखिए कंडीशन बेस है कि ए बी है और बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए आर में ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या एम्प्टी रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ना। रिलेशन यहां जो एम्प्टी है फाई वाला ना, एम्प्टी रिलेशन है, तो क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो आप कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, फाई जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर भी ये कंडीशन फेल कर गई। फेल कर गई का मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मीन्स अगर एलिमेंट होते तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती, नहीं है तो भी कर रही है। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर हम कहें एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, ठीक है, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो आपको तो लग रहा होगा सर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि यहां पर 1 2 है, 2 का किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेशन भी नहीं है और आगे हम लगा भी नहीं पाएंगे। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कब से, कि अगर कंडीशन फेल कर जाए, ठीक है, तो भी वो क्या होगा? वो रिलेशन होगा। मीन्स अगर हम वो चीज लगा नहीं पा रहे हैं तो मान सकते हैं कि वहां पे ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है कि नहीं। जैसे हमने कहा तुम्हारा चाचा से रिलेशन हो सकता है ना, लेकिन तुम्हारे कोई चाचा ही नहीं है, ठीक है, तो हम वो कंडीशन तो लगा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई चाचा तुम्हारे होते तो रिलेशन होता है कि नहीं होता। कंडीशन फेल हो रही है, तुम्हारे चाचा कोई मान लो कोई है ही नहीं ना, फिर भी वहां पे ये तो हम कह सकते हैं ना कि अगर तुम्हारे कोई चाचा होते तो उनसे तुम्हारा रिलेशन हो ही जाता। मीन्स तुम्हारे पापा का अगर कोई छोटा भाई होता तो तुम्हारा चाचा होता ना, लेकिन अगर तुम्हारे पापा का कोई छोटा भाई है ही नहीं, ठीक है, तो क्या वो रिलेशन होगा? तो होगा ना, क्योंकि अगर होते तो होता। तो उसी तरह यहां पर भी है, ठीक है, कि यहां पे कंडीशन फेल हो गई, 1 2 है, अब 2 का किसी से रिलेशन नहीं हो रहा है ना, लेकिन अगर होता तो हो सकता है वो रिलेशन बन जाता ना। तो इसलिए हम यहां पर भी कहेंगे कंडीशन फेल हो रही है
तो हम कह सकते हैं यस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ 1 2 बिलोंग्स इन आर, 2 3 बिलोंग्स इन आर, तो क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? बताओ। तो अब देखो 1 2 है, 2 3 है ना, लेकिन 1 3 नहीं आ रहा है, तो क्या ट्रांजिटिव होगा? तब यहां मत वो लगा देना कि कंडीशन फेल हो गई सर तब भी होगा, नहीं, यहां तो अब है ना, तो रिलेशन क्यों नहीं है? जैसे अगर तुम्हारे पापा के छोटे भाई हैं तो तुम्हारा रिलेशन कैसे नहीं होगा? जाहिर सी बात होगा, वो चाचा तुम्हारे लगेंगे ही लगेंगे ना, तो होना चाहिए वो रिलेशन। तो यहां पे भी वही चीज है, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा ना। तो हम यहां से कहेंगे नो, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई होगी ना। एक लास्ट है आज के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत आसान है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन रखता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। या फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको यहां हम लिख रहे हैं इसी बात को, इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, then it is called equivalence relation। ठीक है, याद रखिएगा, इस पे हम लोग आगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में भी लगाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।